2025 पैट देना है तो 2022 के 50 ही सवाल याद कर लो, 90% रिपीट होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीएससी पैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। आज हम 15 अक्टूबर 2022 को जो दूसरी शिफ्ट में 50 जीएस के क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस करेंगे और बताएंगे किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है 15 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट के क्वेश्चन को, सेकंड शिफ्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन की संख्या जो हम लोगों की रहेगी वो 50 क्वेश्चन की संख्या रहेगी जो कि आए हुए हैं आपके 50 क्वेश्चन की संख्या रहेगी, ठीक है। और 15 अक्टूबर के, इससे पहले हम लोग 15 जो अक्टूबर को शिफ्ट फर्स्ट का हुआ था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2023 के सभी को जो शिफ्ट हुई थी 4 शिफ्ट उनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 2022 के सेकंड शिफ्ट 2022 की शिफ्ट पे तैयारी कर रहे हैं। 2023 के 4 शिफ्ट ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने क्लास नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट में क्लास देखिए, चारों क्लास आपकी डली हुई हैं। तो एक क्लास हो चुकी 2022 के 15 अक्टूबर के शिफ्ट फर्स्ट की, और आज जो सेकेंड क्लास है हम लोगों की 2022 की 15 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट की, ठीक है। तो आज हम लोग जो करेंगे 50 क्वेश्चंस करेंगे। आपके कितने सही होते हैं ये जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, कितने आप लोग 50 क्वेश्चन में से सही होते हैं और कितने नहीं होते ये भी बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यदि कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कर सकते हैं आप, और यदि आपके कोई सुझाव हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है उसके लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। आपके पास ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी ऑप्शन कह रहा है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। ऑप्शन सी कह रहा है कि दांडी जो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन डी कह रहा है कि लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए कहने हेतु। तो जो 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है उसका मुख्य कारण होता है कि जो गांधी जी ने 11 सूत्रीय अपने जो दिए थे तो उसको वायसराय से कहा था कि इसको मान लो, इसको लागू कर दो, लेकिन उन्होंने नहीं माना था, जिसके विरुद्ध में सविनय अवज्ञा, सविनय का अर्थ सविनय कैसे बना, सा प्लस विनय, सा प्लस विनय मतलब विनय के साथ अवज्ञा करना, विनय के साथ मना करना। तो उससे आंदोलन की शुरुआत रखी जाती है कि हम लोग अहिंसात्मक तरीके से विनय के शांति के साथ आंदोलन का प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। तो इसलिए शुरू होता है, जिसमें से एक होता है आपका नमक कर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी वस्तुओं का ग्रहण करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और उनके कार्य के जो कार्य होते हैं उसमें बाधा डालना। तो ये बेसिकली उसके ये था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आई होप आप लोग समझ गएंगे। और दांडी मार्च कब होता है, दांडी मार्च होता है आपका 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 12 मार्च 1930 को होता है और कितने दिन चलता है, 24 दिन चलता है। कहाँ पे दांडी पहुंचते हैं, कब, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को पहुंचते हैं 1930 को। कितने अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ, जिसमें महिलाओं को भी शामिल करने की जो बात की थी, किसने की थी ये आपको बताना है कमेंट करके, क्योंकि पिछली क्लास में यही क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है पिछली शिफ्ट में, शिफ्ट फर्स्ट में। तो पिछली मैं क्लास में करवा चुका हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि किसने महिलाओं को शामिल करने की बात कही थी गांधी जी से, ठीक है। तो दांडी यात्रा हो गई। तो यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका मुख्य कारण था आपके ब्रिटिश बुराइयों को दूर करने के लिए जो 11 सूत्री कार्यक्रम एक पत्र दिया था गांधी जी ने, तो उसको बताना, उसको लागू करवाना था। तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1857 के परिणाम क्या थे। आपके पास ऑप्शन ए कंपनी की शक्ति ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर देगी। ऑप्शन बी कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में लोगों को पारस्परिक धार्मिक और सामाजिक कुप्रथाओं से कुचलने का प्रयास किया। ऑप्शन सी कह रहा है कि जमींदारों की रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन डी कह रहा है कि अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना को भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या इसमें से आया था, इसमें राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। जो कंपनी के पास शासन था, जो शासन प्रशासन करते थे कंपनी, तो उसको ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। इसी वजह से 1858 का ब्रिटिश क्राउन अधिनियम भी आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतरस्थलीय जल निकाय है। बेसिकली ये पूछ रहा है कि अंतरस्थलीय मतलब जो चारों तरफ स्थल से हो, चारों तरफ स्थल हो जिसके, और जो किसी भी तरह से किसी नदी या किसी समुद्र से जुड़ा ना हो। आपके पास ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी सुपीरियर लीग, सी कैस्पियन सागर और डी बेकाल लीग। तो इसमें से आपको बताना है कि अंतरस्थलीय जल निकाय कौन सा है।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कैस्पियन सागर, बी बिल्कुल, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं देख लेते हैं कैस्पियन सी है कहाँ। कैस्पियन सागर आपको देख लेते हैं, ये है कैस्पियन सी। और कैस्पियन सी के यदि चारों तरफ पूछा जाए कि कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो उसमें एक आता है कजाकिस्तान, एक आता है रसिया, एक आता है तुर्की, तुर्की की ये सीमा यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, एक आता है ईरान, एक आता है आपका उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं आता, तुर्कमेनिस्तान आता है, तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके देश आते हैं कैस्पियन सी के आसपास। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है इससे संबंधित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा जो भारत आजाद हुआ था 1947 को आजाद हो गया था। तो यहाँ पे भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, भारतीय, भारतीय यहाँ पे लिखा हुआ, तो भारत का गवर्नर जनरल जो भारत में रहने वाला हो, भारतीय हो। तो भारत का पहला जो स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर जनरल बना था वो था सी राजगोपालाचारी। कब बने थे? 1948 से 1950 तक। और इसके बाद सी राजगोपालाचारी एक मुख्यमंत्री भी बनते हैं मद्रास के मुख्यमंत्री बनते हैं। कब बनते हैं? 1952 से 1954 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? आपके पास ऑप्शन है ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी रानी की उद्घोषणा, सी मार्ले मिंटो सुधार और डी 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो जो वर्मा को अलग कर दिया गया, तो वो अलग कर दिया गया था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत। राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब और डी झारखंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। जो सामान्य वर्षा होती है उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए अंत, बी विश्राम या रेस्ट, सी प्रस्फोट या फटना जिसे कहते हैं और डी परीक्षण। तो अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश रहती है, तो ये आपका विस्फोट या फटना की, बादल फटने की इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए ग्रीनविच मेगा टाइम, ऑप्शन बी कह रहा है ग्रीनविच मीन टाइम, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रीनविच मिड टाइम, ऑप्शन डी कह रहा है गोल्ड मीन टाइम। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो ग्रीनविच मीन टाइम। आइए देख लेते हैं ग्रीनविच मिड टाइम किसे कहते हैं, ग्रीनविच रेखा किसे कहते हैं। तो ग्रीनविच ये एक रेखा होती है, कोशिश की जा रही थी कि ग्रीनविच लाइन कुछ ऐसी खींची जाए जो स्थलों के बीच से या नहीं काटती हो, लेकिन फिर उसके बाद ये एक रेखा खींची जाती है। एक काल्पनिक एक रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री पे खींची गई। अब जैसे होता क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कुल समय निर्धारित करने के लिए इसको कुल 24 भागों में बांट दिया जाता है। 24 भागों में बांट दिया जाता है, जैसे 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ऐसे 24 भागों में बांट दिया जाता है। तो प्रत्येक 24 भाग में बांटने के बाद उनका समय निर्धारित किया जाता है। जैसे 1 घंटा जो कि 15 डिग्री बनता है, इसलिए कहा जाता है कि यदि आप 15 डिग्री देशांतर पर कितना घंटे का अंतर होता है, तो 1 घंटे का अंतर होता है। यदि वही बात की जाए 1 डिग्री के अंतर की बात की जाए तो वो 4 मिनट की अंतर होता है। मतलब 1 डिग्री यदि आप कहीं किसी स्थान पर जाएंगे या गंतव्य करेंगे तो वहां पे 4 मिनट के समय का फर्क हो जाता है। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे, अलग से पूरी क्लास लेकर आएंगे। तो यहाँ पे ये ग्रीनविच आपकी रेखा होती है, ये ग्रीनविच आपकी रेखा होती है, ठीक है, या 0 डिग्री भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में बनता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बनता है कि ग्रीनविच रेखा है जो भारत के जो भारतीय समय मानक रेखा है वो कितने राज्यों से होकर जाती है? भारतीय जो समय रेखा है जो कि 82.5 डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट जो कि रेखा है, वो भारतीय राज्यों किन किन राज्यों से होकर जाती है? ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उन राज्यों की संख्या है 5, और राज्यों के यदि नाम देख लिया जाए तो उसमें से एक उत्तर प्रदेश, एक होता है मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश आप देख लें, ये रेखा है आपकी, इसमें आपका उत्तर प्रदेश से होकर जा रही है, मध्य प्रदेश से होकर जा रही है, छत्तीसगढ़ से होकर जा रही है और ओडिशा से भी होकर जा रही है यहाँ पर, और वहीं से आंध्र प्रदेश से। तो कुल 5 राज्यों से होकर जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, प्रति 10,000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी कह रहा है सामान्य प्रजनन दर। सामान्य प्रजनन दर क्या होती है? सामान्य प्रजनन दर जो होती है, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जन्म देने की जो क्षमता होती है वो प्रति कितनी है, ये इसके अंतर्गत आता है
सामान्य जनन दर। मतलब जैसे यदि बात की जाए जैसे यदि बात की जाए प्रति 1000 महिलाओं के द्वारा जिंदा जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को जो दर होती है 1000 महिलाओं द्वारा जो जीवित बच्चों की जो दर होती है उसे कहते हैं आपकी सामान्य प्रजनन दर। ठीक है, टोटल प्रजनन दर क्या होती है? टोटल प्रजनन दर जैसे कि हमारे भारत में जो 2 बच्चों के लगभग रहता है 2.1 के आजू बाजू रहता है, 2 बच्चे 2 से ज्यादा या 2 से कम, तो टोटल फर्टिलिटी रेट उसको कहते हैं कि जो महिलाओं हैं उनके जब प्रजनन देने की जो बच्चे देने की क्षमता होती है वो कितनी होती है और जब प्रतिवर्ष कितने बच्चे दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं। और जो कहते हैं 1000 लोगों पर जब बात की जाती है तो उसे बात की जाती है क्रूड अशोधित जन्म दर, क्रूड बर्थ रेट इसे कहा जाता है, CBR इसे बोला जाता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण करने का एक मानक रखा गया था जिसमें एक अमाउंट रखी गई थी कि 50 करोड़ से ज्यादा जिसके पास है 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा, तो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। उन बैंकों की संख्या कितनी थी ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, बी कह रहा है कि 12, सी कह रहा है 6 और डी कह रहा है 14। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी, बिल्कुल सही जवाब 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो सार्वजनिक क्षेत्र, जो पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित कर लिया गया था? आपके पास ऑप्शन है ए नन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी कह रहा है परमाणु ऊर्जा उत्पादन, सी कह रहा है मेट्रो परिवहन और डी कह रहा है संचार। तो जो आपका जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर लिया गया था, मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, बी श्री RP सिन्हा, सी श्री श्यामल घोष, ऑप्शन डी श्री विनय कोहली। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अंतिम कौन होंगे? अंतिम थे आपके श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग का अंत कब कर दिया गया था? 2015 में समाप्त कर दिया गया था। उस समय आपके जो अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? अहलूवालिया आपके उपाध्यक्ष थे। तो इस तरह जो आपका राइट आंसर होगा वो ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है या सबसे बड़ा एम्प्लॉयर सेक्टर कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए प्राथमिक क्षेत्र, बी चतुर्थक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र और डी आपका द्वितीयक क्षेत्र। तो भारत की जो जनसंख्या है, जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा जिसमें किसमें है, तो वो है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में के अंतर्गत क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है और साथ ही में यदि बात की जाए जितने मत्स्य पालन हुए, ठीक है। तो इनमें आपके जो प्राथमिक क्षेत्र में कुल जनसंख्या का 51%, भारत की कुल जनसंख्या का 51% सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में लगा हुआ है। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए आरंभ में स्थल के रूप में चुना गया था? तो हरित क्रांति सबसे पहले कहां शुरू हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए पंजाब, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा पंजाब, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को हितों के लिए आरक्षित है? तो संरक्षण की बात करता है कि प्रोटेक्शन किस कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को देता है? आपके पास ऑप्शन है ए आर्टिकल 30, बी आर्टिकल 26, सी आर्टिकल 27 और डी आर्टिकल 29। तो यहाँ पे जो आर्टिकल अल्पसंख्यकों की बात करता है वो आर्टिकल 30 और 29 होता है, और आर्टिकल 26 और 27 होता है आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, और आर्टिकल 29 जो होता है वो आपके हितों के संरक्षण की बात करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। वहीं आर्टिकल 30 की बात करें, आर्टिकल 30 आपका संबंधित होता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा और प्रशासन से संबंधित, शिक्षा और प्लस प्रशासन से संबंधित जो होता है वो आर्टिकल 30 बात करता है। ठीक है, वहीं हितों की संरक्षण की बात करते हैं तो हितों की संरक्षण के लिए आपका आर्टिकल 29 होता है। जब मौलिक अधिकारों के बाद बात कर लेते हैं हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं और कितने किस आर्टिकल में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार आपके 6 कुल मौलिक अधिकार हैं। जो आपके पहला मौलिक अधिकार है वो है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है, जिसमें बोला गया अनुच्छेद 14 में कि कानून के समक्ष समता होगी। अनुच्छेद 15 बोलता है धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव में निषेध किया जाएगा। ऑप्शन अनुच्छेद 16 बोलता है वो है आपका सार्वजनिक नौकरी में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 17 बोलता है अस्पृश्यता का अंत। ऑप्शन और आपके आर्टिकल जो 18 है
अनुच्छेद 18 है वो है आपका उपाधियों के अंत की बात करता है। वहीं बात करें मौलिक अधिकार, दूसरा आपका जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 19 में दिया गया है आपका अव्यक्ति आंदोलन, संगठन और आदि की स्वतंत्रता की बात की जाती है। वहीं अनुच्छेद आपके 20 में दंड के विरुद्ध सुरक्षा की बात की जाती है और अनुच्छेद 21 में आपकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाती है। अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा के अधिकार की बात की गई है और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के समय की सुरक्षा की बात की गई है। मौलिक अधिकार, तीसरे मौलिक अधिकार की यदि बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद जो 23 और 24 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 में दिया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मतलब मानव तस्करी के बारे में, और साथ ही में बंधुआ मजदूरी के रोक पर बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 24 जो बात किया गया है वो बताता है कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें किसी भी खतरनाक कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। वहीं बात करें चौथे आपके मौलिक अधिकार की, जो कि आपके धर्म के प्रति स्वतंत्रता की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में आता है, जिसमें बात की गई है किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही आपको जो रिलीजन टैक्स है, धार्मिक टैक्स है, उस पर रोक लगाई गई है, उसे निषेध किया गया है। साथ ही बात करें धार्मिक जो शिक्षा है और धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल है। वहीं बात करें आपके मौलिक अधिकार, पांचवें मौलिक अधिकार की, जिसमें सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 की बात की गई है। अनुच्छेद 29 और 30 में आपके दिया गया है अल्पसंख्यकों के वर्ग को अपनी भाषा और लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है और साथ ही शिक्षा संस्थानों को स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो मौलिक अधिकार जो लास्ट है वो आपका छठवां मौलिक अधिकार है, जिसे संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहते हैं, जो कि है आर्टिकल 32, जिसके अंतर्गत यदि आपके किसी अधिकार का हनन होता है तो आप 5 तरह की रिट दायर करवा सकते हैं। कहां दायर करवा सकते हैं? सीधे हाईकोर्ट या सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर करवा सकते हैं। और वो रिट कौन कौन सी होती है ये आपको कमेंट करके बताना है, जिसमें से कुछ होती है बंदी प्रतिचिकरण, परमादेश, उत्प्रेषण। तो ये आपकी जो होती हैं ये रिट होती हैं, 5 तरह की रिट होती हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है 5 रिट कौन कौन सी है। और इसे जो आर्टिकल 32 को, जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था, आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में कौन सा तत्व जोड़ा गया, कौन सा लाइन जोड़ी गई? आपके पास ऑप्शन है ए, मादक पदार्थ और ड्रग्स की खपत को प्रतिबंधित करना। ऑप्शन बी कह रहा है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्र के बीच अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और ऑप्शन डी आपसे बात कर रहा है कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने में की राज्य की आवश्यकता। तो डीपीएसपी में जो 42वें संविधान संशोधन में जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया आपका समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। किसमें, कौन से आर्टिकल में? 39A में। ठीक है, 39A में जोड़ा गया। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? आपके पास ऑप्शन है ये सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन बी कह रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना। ऑप्शन डी कह रहा है भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। तो यहाँ पर आपके मौलिक कर्तव्यों में तीनों आते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लों में समान तत्व है। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से अम्लों में समान रूप से पाया जाता है जो तत्व हमेशा उपस्थित रहता है? आपके पास ऑप्शन है ए, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बी कह रहा है कि हाइड्रोजन, सी कह रहा है कार्बन और डी कह रहा है सल्फर। तो जितने भी अम्ल होते हैं उनमें एक तत्व कॉमन होता है, वो होता है हाइड्रोजन। चाहे H2SO4 की बात कर लीजिए, चाहे HCl की बात कर लीजिए, चाहे HNO3 की बात कर लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन सभी में आपके हाइड्रोजन जो है, जितने भी अम्ल है उसमें हाइड्रोजन समान तत्व पाया ही जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में क्या लेपित होता है? आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है टेफ्लॉन, ऑप्शन सी कह रहा है पीवीसी, ऑप्शन डी कह रहा है काले रंग। तो इसमें जो खाना पकाने, जो जिस खाने में आप पकाते हैं, जो आप पैन देखते होंगे जिसमें जिस भी बर्तन में, तो वो ब्लैक कलर का रंगा होता है कुछ। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है जो ब्लैक रंग का रंगा होता है। तो ये जो ब्लैक होता है ये क्या होता है, किससे लेपित किया जाता है? ये होता है आपका टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता है जो कि किसी भी एसिड या बेस से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो टेफ्लॉन यहाँ पे लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। आपके पास ऑप्शन है सरकार की आलोचना करना, ऑप्शन बी है शासन करना, ऑप्शन सी लॉ मेकिंग, ऑप्शन डी कह रहा है कलेक्टिव टैक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुच्छेद 245 किससे संबंधित? 245 आपका संबंधित है आपके लॉ मेकिंग से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए, चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव से संबंधित। ऑप्शन बी कह रहा है केंद्र राज्य संबंधित है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध क्या उससे संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है। ऑप्शन डी कह रहा है बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र। तो आपको यहाँ पे बताना है जो आपका सरकारी आयोग है वो आपका संबंधित है, आपका सरकारी जो आयोग है वो केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है। सरकारी आयोग बनाया गया था जिसमें 3 लोग थे, 3 सदस्य थी, जिसमें आपके जो सरकारिया थे जो कि आपके
रिटायर्ड जज थे। तो रिटायर्ड जज थे, उनको सरकारी, उनका नाम ही था सरकारी है, तो उनको सरकारी आयोग उनकी अध्यक्षता में बनाए गए थे, बाकी 2 और लोग थे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि प्रकाश वर्ष एक माप है, आपसे पूछा जा रहा है प्रकाश वर्ष किसकी माप है। आपके पास ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी हवाई जहाजों की गति, सी पृथ्वी प्रकाश की गति, और ऑप्शन डी कह रहा है तार की गति। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश की गति या तार की गति, मतलब दूरी, तार की दूरी जो डिस्टेंस है। प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश वर्ष एक मात्रक है किसका, दूरी का, डिस्टेंस का। और प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक साल में चलेगी प्रकाश द्वारा दूरी। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 10, ये तो होगी प्रकाश की चाल। अब एक वर्ष में कितना दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड। तो कुल आप इनको गुणा करेंगे तो आपके प्रकाश वर्ष की चाल निकल के आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है कि पौधों के विकास किससे प्रभावित होता है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। आपके पास ऑप्शन है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। ऑप्शन बी है केवल प्रकाश की गुणवत्ता से। ऑप्शन सी है प्रकाश की गुणवत्ता और मात्रा से। ऑप्शन डी है प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि से। तो पौधों का जो विकास है वो आपका प्रभावित होता है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से। कितना उसको प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश की गुणवत्ता कैसी, ज्यादा तेज या ज्यादा कम, तो वो सारी चीजें प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। किस देश को दी। आपके पास ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल और डी यूक्रेन। तो किसको दी है, वो नेपाल को दी है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपए काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की। मतलब काशी की यदि यात्रा करने जाओगे कुल 30,000 लोगों को 5,000 रुपए सब्सिडी देने की बात की है। तो आपके पास ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी कर्नाटक, सी केरल और डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब होगा। राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने आपसे पूछा हेलीकॉप्टर की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बी कह रहा है भारत डायनेमिक्स, ऑप्शन सी कह रहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन डी कह रहा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। तो आपको यहां पे बताना है किस कंपनी ने, जो बेलारूसी कंपनी है उसके साथ एमओयू साइन किया है। आपको ये बताया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ साइन किया है। तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक का रिपोर्ट जारी की। आपके पास ऑप्शन है ए वित्त बैंक, बी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी नीति आयोग, डी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। तो यहां पे आपको बताना है जो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, ये टाइटल किसने जारी किया, ये रिपोर्ट किसने जारी की। तो ये रिपोर्ट जो जारी की है नीति आयोग ने जारी की है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी को 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। आपके पास ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जो एजुकेशन टाउनशिप पर विचार कर रही है वो है आपका यूपी। यहाँ पे फिलहाल न्यूज में है कि 5,000 स्कूल बंद हो चुके हैं और भी बंद करने की योजना की जा रही है। अब बाकी आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आपके पास ऑप्शन है ए दमन दीव, बी लद्दाख, सी अंडमान निकोबार और डी लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा की बात की जाए तो सबसे छोटा आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप, जिसमें कुल 36 द्वीप हैं, 36 छोटे छोटे द्वीप हैं। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर डी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा के साथ साझा करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि नन ऑफ द इनमें कोई नहीं, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5 राज्य साझा करते हैं, ऑप्शन सी कह रहा है कि 7 राज्य सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन डी कह रहा है कि 6 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर बी, बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देख लेते हैं कि बांग्लादेश किन राज्यों से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। वहीं चीन की बात करें तो चीन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता है। वहीं नेपाल की बात करें तो नेपाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। भूटान है जो देश, भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ सीमा साझा करता है। वहीं म्यांमार की बात करें तो म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। इस तरह से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन कईयों, सिर्फ ना ही मैं बात कर रहा हूँ यूपी के कईयों एग्जाम में, आपकी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी लोगों के लिए कि पोलैंड की
राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी येन, सी ज्वाल्टी और बी और डी है आपका डॉलर। तो यहाँ पे पोलैंड की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो आपकी ज्वाल्टी, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कौन सा। आपके पास ऑप्शन है ए कुचिपुड़ी, बी कथक, सी कथकली और डी मोहिनी अट्टम। तो जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है वो है आपका कथकली, कथकली। बाकी कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। वहीं कथक और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये है आपका केरल के, ठीक है। और यदि और आपको जानने हो कि लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं अपने प्रदेश में, और ये सब का पिछले क्लास में मैं डाल चुका हूं, और साथ ही में इसके लिए शॉर्ट्स भी बनाया हूं। यदि आप क्लास नहीं देखना चाहते, शॉर्ट में जाकर देख सकते हैं। 2 मिनट में मैंने पूरे लगभग 29 राज्यों की बात में, 29 राज्य क्यों कह रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो उसमें आपके 29 राज्यों के जितने भी लोक नृत्य वो मैंने उसमें डाले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं, और या फिर पिछली क्लास में नहीं तो जाकर शॉर्ट्स में जरूर देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। आपके पास ऑप्शन है ए राज्यसभा उपाध्यक्ष, बी आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति, सी है प्रधानमंत्री और डी है लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो लोकसभा को जो स्थगन करनी है या सत्रावसान जिसे कहते हैं, वो करने की शक्ति है किसके पास, भारत के राष्ट्रपति के पास। किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 85 के तहत, 85 के अंतर्गत, 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में किसके द्वारा मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली। आपके पास ऑप्शन है ए 23 मार्च, बी 10 दिसंबर, सी 30 जनवरी और डी 2 अक्टूबर। जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है वो है आपका 2 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है, गांधी जी का उस दिन जयंती है, तो गांधी जी के जयंती के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वास्को डिगामा का मकबरा दफन किस स्थान पे, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके पास है ऑप्शन ए दुर्गापुर, बी चित्तौड़गढ़, सी कोच्चि और डी कोयम्बटूर। तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कोच्चि बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है ए बास्केटबॉल, बी बैडमिंटन, सी टेनिस और डी क्रिकेट। तो आपका जो थॉमस कप है वो आपके बैडमिंटन से संबंधित, राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बैडमिंटन के लिए और भी कप की बात करें जिसमें थॉमस कप, उबेर कप, सुधीर मन कप, अब्दुल रहमान कप। क्रिकेट में बात करें तो क्रिकेट में शारजाह कप, रणजी देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी या विजय हजारे ट्रॉफी, ये क्रिकेट के अंतर्गत आती हैं। टेनिस की बात करें, टेनिस में आपका आता है डेविड कप आता है, हाफमैन कप आता है, विंबलडन आता है, फेडरेशन आता है, तो ये आपके टेनिस के होंगे। तो इस तरह से आपके ये कप को याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शन है ए सरोजनी नायडू, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी सी है महात्मा गांधी और डी है आपके जवाहरलाल नेहरू। तो विंग्स ऑफ फायर ये आपकी पुस्तक है, ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। राइट आंसर यहाँ पे होगा बी। महात्मा गांधी की पुस्तक है यंग इंडिया और साथ ही में एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपके जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग अपेक्षित परिणाम है, या किसका परिणाम है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम मतलब क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे ग्लोबल वार्मिंग के, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑल ऑफ दिस, बी कह रहा है समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी, बिल्कुल। ऑप्शन सी कह रहा है जो तटीय रेखा में परिवर्तन, बिल्कुल होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो फसलों का पैटर्न है उसमें परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। तो ये सभी आपके बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही बात कर ले मौसम में परिवर्तन भी इसी का ग्लोबल वार्मिंग की देन होगी, रिजल्ट होगा। यदि बात करें वर्षा कम ज्यादा, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की देन होगी। तो ये सभी ग्लोबल वार्मिंग के ही लक्षण है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। आपके पास ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास और डी विष्णु शर्मा। तो राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा, यहाँ पे पंचतंत्र लिखी गई। तुलसीदास द्वारा बात करें तो रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास द्वारा। वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखी गई। वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखी गई। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर होगा वो डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, उसे क्या कहा गया था, आपसे ये पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है ए भूमि स्पर्श मुद्रा, बी धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा, ऑप्शन सी अभय मुद्रा, ऑप्शन डी ध्यान मुद्रा। तो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, वो था धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा दरबारी कवि हरसेठता, किस शासक के दरबार में कवि हरसेठता जिनकी शैली थी जो वो थी आपकी चंपू शैली में कविता करते थे, किसके दरबार में थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है ए इनमें से कोई नहीं, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त, बिल्कुल सही जवाब होगा।
तो इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुआ ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास के बीच में उनको कमेंट आपको करना है, ठीक है, और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।